हेलो दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक का। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा अंगूर। अंगूर के बारे में आज बेसिक से जानकारी प्राप्त करेंगे कि अंगूर की जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इसका कुल क्या होता है, इसके अंदर कितनी गुणसूत्र संख्या पाई जाती है, जबकि इसकी कौन कौन सी ऐसी वेरायटी होती हैं जो हमारे एग्जाम के अंदर देखने को मिलती हैं। तो आज इसकी सभी डिटेल के बारे में चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहे हमारे साथ अंत तक। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्या, अंगूर। क्या रहेगा, अंगूर। आज इसके बारे में बहुत ही डिटेल से चर्चा करेंगे कि अंगूर क्या होता है। तो हम बॉटनिकल नेम से शुरुआत करते हैं इसकी, कि इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है। बॉटनिकल नेम का मतलब होता है कि इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, वाइटिस विनिफेरा इसका वैज्ञानिक नाम होता है, जबकि ये वाइटिसी कुल के अंतर्गत आती है। क्या होता है इसका वैज्ञानिक नाम, वाइटिस विनिफेरा। ये वाइटेसी कुल के अंतर्गत आती है। इसकी गुणसूत्र संख्या की बात करें तो इसके अंदर 38 गुणसूत्र संख्या पाई जाती है। और ये उत्पत्ति स्थान की बात करें कि ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी, तो ये रूस के, क्या मानते हैं इसका उत्पत्ति स्थान, रूस। तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज की टॉपिक से। तो इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, वाइटिस विनिफेरा। क्या होता है, वाइटिस विनिफेरा। वाइटिस विनिफेरा इसका बॉटनिकल नेम होता है। इसके कुल की बात करें, ये कौन से कुल के अंतर्गत आती है, तो वाइटिस या विटेसी। वाइटिस भी बोल सकते हैं या इसको विटेसी भी बोलते हैं। विटेसी कुल के अंतर्गत आती है। इसके गुणसूत्र संख्या की बात करें, इसकी गुणसूत्र संख्या की गुणसूत्र संख्या कितनी होती है इसकी, तो इसके अंदर 38 गुणसूत्र संख्या पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इसके अंदर 38 गुणसूत्र संख्या पाई जाती है। जबकि इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें, क्या उत्पत्ति स्थान की, उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाता है, इसका उत्पत्ति स्थान रूस। कहाँ माना जाता है, रूस। और रूस का भी कौन सा क्षेत्र, आर्निया क्षेत्र। क्या, आर्नेरिया क्षेत्र। आर्नेरिया क्षेत्र, रूस का आर्नेरिया क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। जबकि बात करें इसके फल प्रकार की, किसकी, इसके फल प्रकार की, ये कौन से फल प्रकार के अंतर्गत आता है, तो ये सर्च या बेरी। क्या, सर्च या बेरी इसका क्या होता है, फल प्रकार होता है। तो हमने देखा कि इसका गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 38 के अंदर गुणसूत्र संख्या पाई जाती है। जबकि इसका कुल होता है वाइटिस विनिफेरा, और इसके अंदर इसका बॉटनिकल नेम होता है वाइटिस विनिफेरा। जबकि इसकी उत्पत्ति स्थान की बात करें कि कहाँ का इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है, तो ये रूस के अंदर इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और इसका फल प्रकार क्या होता है, सर्सिया बेरी होता है। क्या होता है, सर्सिया बेरी। अब इसके बात करते हैं कि इसके खाने योग्य भाग कौन सा होता है। क्या, इसका खाने योग्य भाग, इस फल वृक्ष का खाने योग्य भाग, कौन सा भाग इसका खाया जाता है। खाने योग्य भाग की बात करें तो इसका पेरिकार्प खाया जाता है। कौन सा भाग, पेरिकार्प। पेरिकार्प का मतलब बाह्य फल भित्ति, या फिर इसका प्लेसेंटा। क्या, प्लेसेंटा भी बोल सकते हैं, प्लेसेंटा। इसका कौन सा भाग खाया जाता है, पेरिकार्प, इसका प्लेसेंटा खाया जाता है। अब बात करते हैं इसके अंदर कौन सा जलवायु की आवश्यकता होती है। जलवायु की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं इसकी जलवायु की, ये कौन से जलवायु के अंदर सबसे उपयुक्त रहता है, तो उपोष्ण जलवायु के अंदर। कौन से, उपोष्ण। इसके अंदर उपोष्ण जलवायु सबसे महत्वपूर्ण जलवायु मानी जाती है। यह उपोष्ण जलवायु के अंतर्गत ये बहुत ही अच्छे ग्रो करता है। इसकी जो उपयुक्त जलवायु होती है वो उपोष्ण होती है। क्या होते हैं, उपोष्ण होते हैं। जबकि इसके तापमान की बात करें, इसके पौधों के लिए तापमान कितना चाहिए, तापमान। क्या, तापमान की बात करें कि कितना तापमान इसके लिए अच्छा रहता है, तो ये 28 से 33 डिग्री। कितना रहता है, 28 से 33 डिग्री। 28 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसकी जो पौधा होता है उसकी जो बढ़ावार के लिए, उसकी फलन की क्रिया के लिए, उसकी
पुष्पन की क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण तापमान माना जाता है। कितना माना जाता है? 28 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए उपयुक्त रहता है। अब बात करते हैं कि इसका जो कलम लगाने की जो समय कौन सा होता है, पुष्प कलम लगाने का समय कौन सा होता है, पुष्पन का समय इसके अंदर कौन सा होता है, जबकि इसके अंदर फलन कब आते हैं, हम उन सभी की चर्चा करेंगे। तो देखते हैं इसके फलन, देखते हैं इसकी कलम लगाने का समय, क्या कलम लगाने का समय क्या होता है इसका, वो भी देखते हैं। अभी हम इसके बेसिक के बारे में जान रहे हैं कि इसकी वैज्ञानिक नाम, गुणसूत्र संख्या, ये सभी क्या क्या होते हैं, ये कई बार एग्जाम में के अंदर पूछ लिया जाता है। तो अब देखते हैं इसके अंदर अब इसकी कलम लगाने का समय कौन सा होता है, क्या कलम लगाने का समय। तो इसका कलम लगाने का समय कब होता है? जनवरी के अंदर इसके अंदर कलम लगाते हैं। कब लगाते हैं? जनवरी के अंदर। बात करते हैं कि इसकी कलम की कलम कब लगाते हैं, यानी जनवरी महीने के अंदर इसके अंदर कलम की प्रक्रिया शुरू करते हैं। कलम का मतलब होता है कि इसकी जो पौधों की संख्या होती है उसको बढ़ाते हैं। तो कब कब ऐसी प्रक्रिया कब अपनाते हैं? तो ये जनवरी के अंदर, जनवरी का महीने के अंदर इसकी प्रक्रिया अपनाते हैं। बात करते हैं अब इसके अंदर की इसकी पुष्पन की क्रिया कब होती है। पुष्पन की क्रिया कौन से समय के अंदर होती है? इसके अंदर मार्च अप्रैल के अंदर। कब? मार्च अप्रैल के अंदर इसके अंदर पुष्पन की क्रिया होती है। कब होती है? मार्च अप्रैल के अंदर इसके अंदर पुष्पन की क्रिया शुरू हो जाती है। जबकि बात करें कि इसके अंदर फलन कब होता है, पुष्पन की क्रिया तो होती है मार्च अप्रैल के अंदर, जबकि इसका फलन कब होता है? तो मई या जून के अंदर इसके अंदर फलन शुरू हो जाता है। कब? मई। फलन की प्रक्रिया कब होती है, या क्रिया कब होती है इसके अंदर, क्रिया का समय कब होता है? कब होता है? मई जून। कब होता है? मई जून के अंदर हमें बाजार के अंदर इसके जो फ्रूट होते हैं वो मिल जाते हैं। कब मिल जाते हैं? मई जून के अंदर। अब इसका पौधरोपण का समय कब होता है, ये भी चर्चा कर लेते हैं इसी के अंदर कि पौधरोपण कब करते हैं इसके, क्या पौधरोपण का समय। तो पौधरोपण का समय कब होता है इसका, यानी कौन से महीने के अंदर इसके अंदर पौधरोपण की प्रक्रिया करते हैं? तो अक्टूबर के अंदर इसके अंदर पौधरोपण की प्रक्रिया करते हैं। कब करते हैं? अक्टूबर के अंदर लगाते हैं। यानी जो प्लांट के अंदर इसका पौध या जो मैदान होता है इसके फल वृक्ष का लगाने का, तो कौन से समय के अंदर नर्सरी से उस प्लांट के अंदर ट्रांसफर करें, तो अक्टूबर के अंदर इसकी पौध लगा सकते हैं। कब? अक्टूबर। अक्टूबर के अंदर इसकी प्रक्रिया करते हैं पौधरोपण के समय की, क्या करते हैं? अक्टूबर के अंदर। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो इसका पुष्पक्रम होता है वो क्या होता है। हमने पहले बात नहीं की थी पुष्पक्रम के बारे में। तो इसका पुष्पक्रम इसका पुष्पक्रम क्या होता है? तो इसका पुष्पक्रम होता है पेनिकल। क्या होता है? पेनिकल इसका पुष्पक्रम होता है। तो ट्यूशन के अंदर पूछ लिया जाता है कि जो अंगूर होता है उसका पुष्पक्रम क्या होता है, तो उसका पुष्पक्रम होता है पेनिकल। और इसके जो पुष्पन की क्रिया भी पूछ ली जाती है कि अंगूर के अंदर पुष्पन की क्रिया कब शुरू होती है, तो ये मार्च अप्रैल के अंदर इसके अंदर पुष्पन की क्रिया शुरू हो जाती है। जबकि कलम लगाने का समय कब होता है, तो ये जनवरी के अंदर इसके अंदर कलम लगाई जाती है। जनवरी के अंदर इसके कलम लगाने का समय होता है। पौधरोपण के समय की बात करें तो वो अक्टूबर के अंदर है, और इसका पुष्पक्रम क्या होता है? पेनिकल होता है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर अमल कौन सा पाया जाता है, क्या अमल कौन सा पाया जाता है, ये भी बात करते हैं। तो इसके अंदर अमल कौन सा पाया जाता है इसके अंदर? टार्टिक अमल। क्या? टार्टिक अमल पाया जाता है इसके अंदर। इस फल वृक्ष का जो फल होता है उसके अंदर एक अमल पाया जाता है जिसमें हमें खट्टा खट्टा सा लगता है, तो वो कौन सा अमल होता है? वो टार्टिक अमल होता है। क्या? टार्टिक अमल हमें देखने को मिलता है।
अब बात करते हैं कि भारत के अंदर इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, जबकि राजस्थान में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है। क्या भारत के अंदर उत्पादन की जो क्रिया होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ करते हैं इसका उत्पादन, जबकि बात करते हैं कि राजस्थान में कहाँ करते हैं, तो ये देखते हैं कि भारत में, क्या भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन उत्पादन किसका, हम बात कर रहे हैं अंगूर की, तो अंगूर के बारे में ही चर्चा करेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, महाराष्ट्र में। कहाँ होता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन देखने को हमें मिलता है। जबकि बात करें कि राजस्थान में कब होता है, राजस्थान में कौन सी जगह होता है, यानी भारत की बात की हमने कि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो भारत के अंदर होता है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ होता है, महाराष्ट्र के अंदर। जबकि बात करें कि राजस्थान में इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, इसका उत्पादन कहाँ होता है, तो वो कहाँ होता है, गंगानगर में। श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर इसका उत्पादन हमें देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलता है, राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है, तो ये है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर, श्री गंगानगर के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि राजस्थान के अंदर ये सबसे ज्यादा होता है। तो अब देखते हैं कि अंगूर की खेती होती है, अंगूर की खेती की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं, यानी अंगूर की जो खेती की जाती है उस प्रक्रिया का नाम क्या है, उसे विटीकल्चर के अंदर देख जानते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर खूब बार पूछ लिया जाता है कि विटीकल्चर के अंदर किसकी खेती की जाती है, क्या विटीकल्चर के अंदर किसकी खेती की जाती है, तो वो अंगूर की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है, अंगूर की खेती की जाती है। तो अंगूर की खेती करना क्या कहलाता है, विटीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, तो विटीकल्चर इसकी खेती करने के को कहते हैं, क्या कहते हैं, विटीकल्चर। अंगूर के जो फल होते हैं उनके लाल रंग की बात करें तो जो अंगूर का जो फल होता है उसके लाल रंग की बात करें कि लाल रंग किसके कारण होता है, तो एंथोसाइनिन के कारण उसकी जो फल होते हैं वो लाल रंग के दिखाई देते हैं। हमने देखा भी, आपने देखा होगा कि जो अंगूर होते हैं तो अंगूर का जो फल होता है वो ग्रीन होता है, तो कई बार वो लाल भी दिखाई देते हैं, कई वेराइटियों के अंदर उसकी लाल की लाल रंग दिखाई देता है। तो वो किस कारण से दिखाई देता है, उसके अंदर एंथोसाइनिन एक वर्णक होता है, उसके कारण वो लाल रंग का दिखाई देता है। तो अंगूर के फलों का क्या, अंगूर के फलों का लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है, एंथोसाइनिन के कारण। एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन वर्णक के कारण इसका लाल रंग दिखाई देता है। क्या इसका लाल रंग हमें दिखाई देता है। अब देखते हैं कि अंगूर की जो खेती की जाती है वो किसके उपयोग के लिए की जाती है, इसका सबसे ज्यादा उपयोग किसके लिए किया जाता है। क्या इसका सबसे ज्यादा उपयोग की बात करें तो किसके लिए किया जाता है, यानी अंगूर होता है, अंगूर का जब उत्पादन करते हैं तो किसके उपयोग के लिए करते हैं, तो भारत या विश्व के अंदर बात करें तो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा अंगूर के उत्पादन की उपयोग की बात करें तो किसके अंदर किया जाता है, शराब बनाने के अंदर सबसे ज्यादा उपयोग इसका लिया जाता है। यानी विश्व का 80% भाग शराब बनाने के उपयोग में इसका होता है। क्या होता है, 80% भाग। तो विश्व का कुल उत्पादन में 80% भाग
क्या 80% भाग शराब के उपयोग में होता है, शराब बनाने में किया जाता है। इसके शराब बनाने में उपयोग, यानी 80% भाग शराब बनाने के उपयोग में लेते हैं। क्या करते हैं, अब बात करते हैं कि और इसका क्या कार्य होता है, और भी तो इसका उपयोग होना होगा, तो वो किसके काम में लेते हैं। तो इसके सबसे ज्यादा इसकी किशमिश बनाई जाती है। इसको इसका उपयोग किशमिश बनाने के लिए, क्या किशमिश, किशमिश बनाने हेतु। और किस काम में लेते हैं, तो और बात करें कि जो दाख होती है, क्या दाख, जिसे हम मिनका दाख बोलते हैं, दाख बनाने के उपयोग में लिया जाता है इसका उपयोग। इसका सबसे ज्यादा उपयोग तो बनाते हैं शराब, इसका उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। और बात करें कि इसके किशमिश और दाख बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्या इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इसके अंदर प्रवर्धन, प्रवर्धन का समय कब होता है, क्या प्रवर्धन कब होता है इसका अंदर, या प्रवर्धन की प्रक्रिया कौन सी होती है। प्रवर्धन, हमने कलम लगाने के बारे में पहले चर्चा कर ली, तो कलम लगाना ये ऐसी सभी प्रक्रिया प्रवर्धन के अंतर्गत आती है, वो तो जनवरी के महीने के अंदर करते हैं। जबकि बात करें किसके अंदर, प्रवर्धन की प्रक्रिया कौन सी अपनाई जाती है। प्रवर्धन का मतलब इसकी जो संख्या होती है उसको बढ़ाने के लिए ऐसी कौन सी प्रक्रिया करते हैं जिससे इसकी संख्या बढ़ सके। तो कौन सी क्रिया के अंदर, हार्डवुड कटिंग, कौन सी, हार्डवुड कटिंग। इसके अंदर हार्डवुड कटिंग की प्रक्रिया अपनाते हैं। क्या, हार्डवुड कटिंग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भाग है कि ट्यूशन के अंदर खूब बार पूछ लिया जाता है कि अंगूर के अंदर प्रवर्धन की क्रिया कौन सी करते हैं, तो उसके अंदर कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं, हार्डवुड कटिंग। कौन सी, हार्डवुड कटिंग इसके अंदर अपनाते हैं। अब देखते हैं कि इसकी जो R/P रखते हैं वो कितनी रखते हैं, R/P वो कितनी रखते हैं। R/P का मतलब होता है कि पौधे से पौधों की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी की जो अंतराल होता है वो कितना रखते हैं। यानी इसकी R/P की बात करें, इसकी R/P तो ये क्या होता है कि एक बेलड़ी नुमा एक पौधा होता है, जिस कारण इसकी R/P कम रखते हैं, तो वो कितनी रखते हैं, वो 3x3 मीटर रखते हैं। कितनी रखते हैं, 3x3 मीटर इसके अंदर रखते हैं। अब देखते हैं, यानी इसका जो कलम लगाते हैं, तो कलम लगाने के बाद उसकी जो जड़ क्षेत्र होता है उसकी बढ़ावार के लिए इसके अंदर कौन सा हार्मोन इसके अंदर उपयोग में ले, जिस कारण उसकी जड़ क्षेत्र होता है वो अधिक तीव्रता से वो बढ़ सके। तो इसके अंदर IBA का उपयोग करते हैं। किसका वो उपयोग करते हैं, IBA का उपयोग करते हैं। वो कितनी मात्रा में करते हैं वो देखते हैं। तो प्रवर्धन, क्या, कलम का शीर्ष जड़ क्षेत्र, क्या, शीर्ष जड़ क्षेत्र के बढ़ावार के लिए क्या उपयोग में लेते हैं, क्या उपयोग में लेते हैं इसके अंदर, इसके जड़ क्षेत्र के बढ़ावार के लिए IBA। क्या, IBA। इसकी मात्रा कितनी उपयोग में लेते हैं, मात्रा की बात करें तो 500 ppm। कितनी, 500 ppm। ppm का मतलब क्या होता है, पर पार्ट मिलियन। क्या होता है, ये छोटी एक ये सूक्ष्म इकाई होती है, बहुत छोटी इकाई होती है, इसके अंदर उपयोग में लेते हैं। ppm यानी पर पार्ट मिलियन। क्या होता है, पर पार्ट मिलियन। पर पार्ट मिलियन इसका पूरा नाम होता है। ये बहुत छोटी इकाई होती है, इसका उपयोग हम करते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अंदर पुर्निंग की क्रिया कब करते हैं। क्या, पुर्निंग की क्रिया कब करते हैं इसके अंदर,
पुर्निंग की क्रिया की बात करें तो इसके अंदर जनवरी के महीने में करते हैं। कब? जनवरी। पुर्निंग की क्रिया जनवरी के अंदर करते हैं। और ये क्वेश्चन के अंदर खूब बार पूछ लिया जाता है कि पुर्निंग जो अंगूर होता है उसके अंदर पुर्निंग की क्रिया कब करते हैं, तो ये जनवरी के अंदर करते हैं। क्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है? जनवरी के अंदर इसके अंदर पुर्निंग की क्रिया करते हैं। कब करते हैं? जनवरी के अंदर इसकी पुर्निंग की क्रिया करते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो किस्में होती हैं वो कौन कौन सी है। सभी की इनकी जो किस्म होती हैं उन किस्मों की चर्चा करेंगे और देखते हैं। उससे पहले कि इसके अंदर मर्दा की आवश्यकता होती है, वो मर्दा, इसके लिए मर्दा की आवश्यकता होती है, तो कैसी मर्दा इसके लिए उपयुक्त रहती है, तो वो देखते हैं कि इसके अंदर जो दोमट मर्दा होती है वो इसके जो पौधा होता है उसके जो ग्रो के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो क्या मर्दा कैसी चाहिए? दोमट मर्दा। बात कर लेते हैं इसके पीएच मान की, तो इसका पीएच मान कितना होना चाहिए? इसका पीएच मान होना चाहिए 6.5 से 7.5। यह का पीएच मान माना जाता है। आप बात करते हैं इसकी जो किस्में होते हैं उन सभी किस्मों की इसकी संकर किस्में कौन सी हैं और इसकी जो किस्में होती हैं जैसे किशमिश बनाने वाली किस्में कौन कौन सी हैं, इन सभी किस्मों की बात करेंगे। शराब बनाने के लिए उपयोग में ली जाने वाली जो किस्में होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो इनकी बात करते हैं हम। इनकी बात करते हैं किस्मों की। क्या? किस्मों की या किस्में। इनके किस्मों की बात करते हैं। जैसे बात करें कि थॉमसन सीडलेस, कौन सी? थॉमसन सीडलेस होगी, जिससे परलाइट। इन सभी जो ऐसी इंपोर्टेंट वेराइटी हैं हम उन सभी की चर्चा करेंगे कि जो इनकी जो शराब बनाने के लिए उपयोग में ली जाने वाली जो किस्में होती हैं वो कौन कौन सी हैं। जबकि बात करें कि इसके अंदर जो किशमिश बनाई जाती हैं, ऐसी कौन सी किस्म है जिनके हम किशमिश बनाते हैं, उनकी इन सभी की जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के अंदर देखने को मिलती हैं, हम उन सभी की चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हमारी फर्स्ट किस्म की बात करें, जैसे थॉमसन सीडलेस। कौन सी? थॉमसन सीडलेस। थॉमसन सीडलेस की बात करें तो ये क्या है? इसका उपयोग सबसे ज्यादा किसमें किया जाता है, यानी ये सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली कौन सी? थॉमसन सीडलेस जो वेराइटी होती है ये सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली किस्म होती है। तो इसका सबसे ज्यादा प्रयोग या सर्वाधिक उगाए जाने वाली किस्म। क्या होती है? थॉमसन जो सीडलेस जो वेराइटी होती है जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग करने को मिलता है। अब बात कर ले परलेट। कौन सी? परलेट। ये भी इसी की किस्म होती है। अब इसकी बात करें कि ये इसका क्या उपयोग है, इसका क्या कार्य है, तो ये जो किस्म होती है ये बीज रहित किस्म होती है। कैसी? बीज रहित किस्म होती है, यानी यह बीज रहित कैसी होती है? बीज रहित किस्म, बीज रहित। और ये राजस्थान के लिए सबसे उपयोगी किस्म है। इसके लिए राजस्थान हेतु उपयोगी, राजस्थान हेतु सबसे उपयोगी मानी जाती है परलाइट जो किस्म होती है। तीसरी किस्म की बात करें जैसे अर्का हंस। क्या? अर्का हंस। अर्का हंस जो वेराइटी है इसका क्या कार्य है, और भी जो ये क्या होती है। और जैसे बात करें किशमिश वैली। कौन सी? जैसे और है किशमिश वैली। तो जो ये वेराइटी होती है किशमिश वैली, इसका उपयोग किशमिश बनाने के लिए किया जाता है। क्या? किशमिश बनाने हेतु उपयोगी। क्या होती है? किशमिश वैली जो किस्म होती है ये किशमिश बनाने के लिए उपयोग में ली जाती है।
परलाइट जो किस्म होती है ये बीज रहित किस्म होती है और हमारे राजस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण किस्म मानी जाती है। थॉमसन सीडलेस की बात करें तो ये सर्वाधिक उगाई जाने वाली किस्म होती है। कौन सी? ये सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। और भी किस्मों की बात करें कि इसके अंदर कौन कौन सी और अन्य किस्में होती हैं, और अब बात करेंगे कि इसकी जो शराब बनाने वाली किस्म है वो कौन सी है। तो अब इसके अन्य जो किस्में होते हैं उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। क्या अन्य किस्में? तो जैसे होगी पूसा नवरंग। कौन सी? जैसे पूसा नवरंग। और बात करें जैसे कि पूसा उर्वशी। कौन सी? पूसा उर्वशी। और होगी अर्का श्वेत। कौन सी होगी? अर्का श्वेत। अर्का श्वेत। शरद सीडलेस। कौन सी? जैसे शरद सीडलेस। शरद सीडलेस। और जैसे ताम ए गणेश। ताम ए गणेश, ये भी अंगूर की किस्म होती है। ताम ए गणेश। अर्का कृष्णा। कौन सी? अर्का कृष्णा। ये सभी जो वैरायटी होते हैं ये अंगूर की होते हैं। जैसे पूसा नवरंग, हमने जो इम्पोर्टेंट जो वैरायटी हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि कई बार क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है। उन सभी जो वैरायटी हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण किस्म होते हैं। जैसे पूसा उर्वशी, पूसा नवरंग, शरद सीडलेस, अर्का कृष्णा, ये सभी जो ऐसी किस्में होते हैं वो किसकी होते हैं? ये होते हैं अंगूर की। अब बात करते हैं कि जो किशमिश हेतु जो कौन सी हैं, वो शराब हेतु उपयोग में ली जाने वाली किस्में कौन सी है, उनके बारे में देखते हैं। तो देखते हैं कि शराब बनाने हेतु उपयोग में ली जाने वाली, क्या? शराब हेतु उपयोगी। शराब हेतु उपयोगी की बात करें कि कौन कौन सी ऐसी होती हैं जिन्हें हम शराब बनाने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो जैसे ब्लैक चंपा। कौन सी? ब्लैक चंपा। ब्लैक चंपा हो गई। जैसे बात करें ब्यूटी सीडलेस। कौन सी? ब्यूटी सीडलेस। और भी बात करें कि जैसे हो गई अर्का नीलम। क्या? अर्का नीलम, अर्का हंस, अर्का हंस, अर्का हंस, अर्का नीलम। और जैसे बात करें ब्यूटी सीडलेस, देख लिया ब्यूटी सीडलेस, अर्का श्याम। कौन सी? अर्का श्याम। ये सभी जो वैरायटी हैं, कौन सी? ये सभी जो वैरायटी हैं ये कैसी होती हैं? ये शराब बनाने के लिए उपयोग में ली जाते हैं। जैसे बात करें कि ब्लैक चंपा जो वैरायटी होती है इसका शराब बनाया जाता है। ब्यूटी सीडलेस हो गई, अर्का नीलम, अर्का हंस और अर्का श्याम, जो ऐसी वैरायटी होती हैं इनका उपयोग हम शराब बनाने के लिए लेते हैं। अब बात करते हैं कि जो किशमिश होते हैं वो बनाने के लिए उपयोग में ले जाने वाली किस्म कौन कौन सी है। किशमिश, किशमिश हेतु। तो किशमिश हेतु बात करें कि किशमिश बनाने के लिए कौन सी? पूसा सीडलेस। कौन सी? पूसा सीडलेस। एक वैरायटी तो है पूसा सीडलेस। कौन सी? पूसा सीडलेस। और बात करें जैसे सुल्तान, एक वैरायटी है सुल्तान। कौन सी? सुल्तान। ये वैरायटी होते हैं। और भी अन्य वैरायटी हैं, और भी अन्य आदि वैरायटी हैं जिनका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? किशमिश बनाने के लिए करते हैं। सबसे ज्यादा उपयोग पूसा सीडलेस जो किस्म होती है उसका उपयोग किया जाता है। और हमने पहले बात की थी कि जो अर्का हंस है, जैसे किशमिश वैली है, वो भी किसके लिए? किशमिश बनाने के लिए उपयोग में ली जाती थी। अब बात करते हैं इनके संकर किस्मों की।
कि इनकी संकर किस्में कौन कौन सी है। कौन सी, जैसे संकर किस्मों की बात करें कि अर्का हंस हो गई, जैसे अर्का श्याम हो गई, ये किस किस के क्रॉस से तैयार की गई किस्में हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो संकर किस्मों की बात करें, कौन सी संकर किस्म, संकर किस्मों की बात करें, जैसे हम बात करते हैं अर्का हंस, अर्का हंस। अब ये अर्का हंस जो किस्म है वो कौन कौन सी जो किस्म होते हैं उनसे तैयार की गई थी। तो कौन कौन सी किस्में, तो बैंगलोर ब्लू, कौन सी, बैंगलोर ब्लू, और किसका क्रॉस, अनार ए साई, किसका, अनाब ए साई जो किस्म होती है इसके क्रॉस से ये तैयार की गई थी अर्का हंस। कौन सी, अर्का हंस किससे तैयार की गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट वेराइटी है कि अर्का हंस की जो किसके संकरण से तैयार की गई थी, तो ये बैंगलोर ब्लू एंड अनाब ए साई जो किस्म है उसके संकरण से तैयार की गई थी। अब बात करते हैं कि अर्का श्याम, कौन सी, अर्का श्याम। अर्का श्याम जो वेराइटी है वो बैंगलोर ब्लू एंड ब्लैक चंपा के क्रॉस से, किससे, बैंगलोर ब्लू और किसका क्रॉस किया गया था इसके साथ, ब्लैक चंपा का, किसका, ब्लैक चंपा जो वेराइटी है उसके क्रॉस से कौन सी किस्म तैयार की गई थी, तो वो किस्म थी अर्का श्याम। कौन सी थी, अर्का श्याम जो किस्म थी वो तैयार की गई थी। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो संगाई की क्रिया होती है वो कब करते हैं और इसकी कौन कौन सी ऐसी विधियां होते हैं जो हम काम में लेते हैं, जैसे पांडाल विधि हो गई। इन सभी जो विधियां होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि जो संगाई होती है वो कौन से महीने में करते हैं और इसकी प्रक्रिया कौन कौन सी ऐसी प्रक्रिया होती है जिसका उपयोग में लेते हैं। बारे में संदाई के बारे में बात करते हैं कि संदाई किसे कहते हैं, यह कौन से महीने में करते हैं और इसकी विधियां कौन कौन सी होती है। यानी अंगूर के अंदर विधियां को प्रयोग किया जाता है अलग अलग आकार देने के लिए, ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए। तो संदाई की जो प्रक्रिया हम जनवरी माह के अंदर करते हैं, कब करते हैं, जनवरी माह के अंदर करते हैं। संदाई की बात करें कि संदाई कहते किसे है, यानी छोटा पौधा होता है उसको मनचाहे आकार देने के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। तो देखते हैं संदाई, हमारा टॉपिक है संदाई। तो ये क्या करते हैं, यानी आकार देने के लिए पौधों को मनचाहा आकार देने हेतु ये कौन से महीने के अंदर करते हैं, ये जनवरी माह के अंदर करते हैं। कब करते हैं, जनवरी माह के अंदर, जनवरी के अंदर करते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अंदर इसकी विधियां कौन कौन सी होती हैं। जैसे फर्स्ट विधि की बात करें, विधियों की बात करें कि इसके अंदर विधि कौन कौन सी होती है। जैसे बात करें पांडाल विधि, क्या, पांडाल विधि, इसको और किस नाम से जानते हैं, इसको जैसे परगोला विधि के नाम से भी जानते हैं, परगोला या इसको बोवर विधि के नाम से भी जानते हैं, बोवर विधि। इसका उपयोग सबसे ज्यादा कहाँ करते हैं, इसका उपयोग सबसे ज्यादा दक्षिण भारत के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर इसका उपयोग सबसे ज्यादा करते हैं। ये सबसे ज्यादा उपयोग में ले जाने वाली विधि है, क्या है, सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं इसका, सबसे ज्यादा उपयोग, इसका सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। यानी अधिक आय प्राप्त करने हेतु इसी का उपयोग करते हैं। यानी अधिक आय हेतु, अधिक आय प्राप्त करने हेतु, क्या, अधिक आय प्राप्त करने हेतु इसी का उपयोग करते हैं। अधिक आय प्राप्त करने के लिए इसी विधि का उपयोग करते हैं। तो बात करें हम जो संदाई होती है, जो इसकी क्रिया करते हैं उसकी विधियों के बारे में, जिससे हम अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सके। तो फर्स्ट विधि की बात करें तो इसके अंदर हम बात किया पांडाल विधि या परगोला विधि, इसको बोर विधि के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे ज्यादा दक्षिण भारत के अंदर उपयोग में ली जाती है और इसके अंदर
आय प्राप्त करने यानी सबसे ज्यादा आय प्राप्त करने के लिए इसी विधि का उपयोग करते हैं। कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? पांडाल विधि का। तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है कि संदाई की सबसे महत्वपूर्ण जो विधि है वो कौन सी है, तो वो कौन सी है? पांडाल विधि। कौन सी है? पांडाल विधि। अब बात करते हैं दूसरी विधि की कि इसके अंदर कौन सी और विधि कौन सी है, जैसे निफिन विधि हो गई, टेलीफोन विधि हो गई, इनके बारे में बात करते हैं। तो हमारी है निफिन विधि। निफिन विधि ये इसका उपयोग सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? इसका अन्य नाम और क्या है? तो चार भुजा वाली विधि कहते हैं इसको, चार भुजा वाली। ये उत्तर भारत में सबसे उपयोग की जाने वाली विधि है। कहाँ करते हैं इसका उपयोग ज्यादा? उत्तर भारत के अंदर। निफिन विधि का उपयोग सबसे ज्यादा करते हैं उत्तर भारत के अंदर, या इसको अन्य नाम चार भुजा वाली विधि के नाम से भी इसको जानते हैं। अगली विधि है हमारी टेलीफोन विधि। कौन सी? टेलीफोन। टेलीफोन विधि ये भी संदाई की एक महत्वपूर्ण विधि है जो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाती है। यानी राजस्थान हेतु सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? तो ये टेलीफोन विधि है, जिसका उपयोग हम राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा करते हैं। अगली विधि है हमारी शीर्ष विधि। कौन सी? शीर्ष विधि। शीर्ष विधि क्या है? ये पुरानी विधि है, इसका उपयोग पहले करते थे और ये सबसे सरल विधि है। यानी जो शीर्ष विधि है पुरानी विधि है, पुरानी विधि वह सबसे सस्ती विधि भी है। क्या? सस्ती विधि। ये सबसे सस्ती विधि भी मानी जाती है। और अगली विधि की बात करें तो कार्डन। कौन सी? कार्डन। ये जो सभी विधियां होती हैं ये विधियां संदाई की विधियां हैं जिन्हें हम अंगूर के अंदर उपयोग में लेते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो कीट लगते हैं उन सभी कीटों के बारे में, क्या कीट व जो रोग होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। इसके अंदर इसका प्रमुख कीट कौन सा है और इसका नियंत्रण के लिए कौन से रसायन का उपयोग करते हैं। तो इसके कीटों के बारे में चर्चा करते हैं। कीट, तो इसका जो प्रमुख कीट होता है वो कौन सा होता है? अंगूर का भृंग। यानी अंगूर का भृंग। अंगूर का भृंग इसका प्रमुख कीट है। क्या है? प्रमुख कीट। ये सबसे हानिकारक होता है अंगूर का भृंग, इसके अंदर लगता है। और बात करें दूसरे की, जैसे थ्रिप्स। कौन सा? थ्रिप्स। ये भी अंगूर के लगने वाले एक कीट होता है, जिसका नियंत्रण की बात करें कि इसका नियंत्रण किससे करते हैं, तो इसके अंदर नियंत्रण किससे कहते हैं? डाइमिथोइड जो रसायन होता है उसका उपयोग करके हम इसका नियंत्रण कर सकते हैं, जिसकी 0.2% की दर से हम छिड़काव करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। यानी किसका? डाइमिथोइड। ये क्या है? डाइमिथोइड कीटनाशी रसायन होता है जिसका 0.2% की दर से छिड़काव करके इसका नियंत्रण हम कर सकते हैं। और बात करें कि अगला कौन सा है, तो पत्ती मोड़क। कौन सा? पत्ती मोड़क जो कीट होता है वो क्या करता है? जो फल वृक्ष होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं उसके पत्ती के निचले हिस्से में ये लगता है और उसके जो पत्तियां होती है उसको मोड़ देता है। तो कौन सा? पत्ती मोड़क। अब बात करते हैं इसके अंदर जो लगने वाले रोग होते हैं वो रोग कौन कौन से होते हैं। जैसे मर्दुलासिता रोग हो गया, जैसे एंथ्रेक्नोज की बात करें तो वो हो गया, जिसके सफेद से धब्बे लगते हैं। वो इन सभी की चर्चा करेंगे। तो इसके जो प्रमुख रोग होते हैं उन रोगों के बारे में चर्चा करते हैं और उसके नियंत्रण के बारे में देखते हैं। इसके बारे में देखते हैं उसके रोगों के बारे में। तो रोगों में जैसे फर्स्ट की बात करें तो मर्दुल रोमिल आशिता। क्या? मर्दुल रोमिल आशिता। ये क्या होता है? ये रोग होता है जो कवक जनित रोग होता है। कैसा होता है? ये कवक जनित रोग होता है और ये सबसे ज्यादा जो अंगूर का फल वृक्ष होता है उसके अंदर लगता है। इसके नियंत्रण की बात करें कि इसके अंदर नियंत्रण किस प्रकार से करें इसका नियंत्रण, तो इसके अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग करके, इसका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो कवक राशि रसायन होता है उसका उपयोग करके इस रोग का हम नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरे रोग की बात करें तो जैसे एंथ्रेक्नोज। क्या?
एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज रोग, ये भी जो अंगूर का फल वृक्ष होता है उसके अंदर लगने वाला एक महत्वपूर्ण रोग होता है, बहुत ही डेंजर होता है ये। और बात करें छाछा रोग, छाछा, ये जो फल वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं वहां पर सफेद सफेद से चिट्टी धब्बा रोग हो जाता है, जो कि ये रोग होता है जो उसके फल वृक्ष को सड़ा देता है या उसको गला देता है। ये भी कवक जनित रोग होता है। कैसा रोग होता है ये? कवक जनित रोग होता है। इसका नियंत्रण भी हम कवक राशि रसायन का उपयोग करके कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी जो दैहिक विकारों की, यानी को ऐसे कौन से जो पोषक तत्व होते हैं जिनकी कमी से इनके अंदर रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो इनकी सभी दैहिक विकारों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में दैहिक विकार, दैहिक विकार का मतलब होता है यानी किसी पोषक तत्व की कमी से कोई जो रोग हो जाता है, यानी कोई भी जो पोषक तत्व होता है फल वृक्ष के अंदर उसकी कमी हो जाती है जिससे वो एक रोग उत्पन्न करता है। उस रोग को जो कौन कौन से रोग है उनको ये दैहिक विकार, जैसे बात करें हैंड एंड चिकन रोग। कौन सा? हैंड एंड चिकन रोग। हैंड एंड चिकन रोग ये किसकी कमी से होता है? तो ये बोरोन पोषक तत्व की कमी से होता है। बोरोन की कमी से होता है ये रोग। किसकी कमी से? बोरोन की कमी से होता है। दूसरी बात करें जैसे कैल्शियम, कौन सा रोग हो दूसरा? कैलिस एंड रोट। कैलिस एंड रोग ये किसकी कमी से होता है? तो ये कैल्शियम पोषक तत्व की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से ये रोग होता है, कैलिस एंड रोट रोग। और बात करें कि जिसके फल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, वो किस पोषक तत्व की कमी से हो जाते हैं? तो वो बोरोन की पोषक तत्व की कमी से होते हैं। कौन से? बोरोन की। यानी छोटे फल, छोटे फल किसकी कमी से होते हैं? तो ये बोरोन पोषक तत्व की कमी से होते हैं। हम बात कर रहे हैं इनकी दैहिक विकारों के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कई बार क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है कि अंगूर के अंदर हैंड एंड चिकन रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा इसके अंदर? बोरोन की कमी। किसकी कमी? बोरोन की कमी। ये क्वेश्चन के अंदर खूब बार पूछ लिया जाता। अब बात करते हैं इसके उपज के बारे में। इसके बारे में, इस उपज के बारे में कि इसका पौधा होता है, उसके पौधे से कितनी उपज प्राप्त होती है? तो इसका जो एक पौधा होता है उससे हमें 10 से 12 केजी प्रति पौधा हमें उपज प्राप्त होती है। और बात करें पूरे हेक्टेयर की, इसके अंदर पूरे हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर कितने हमें उपज प्राप्त होगी? तो 120 से 200 क्विंटल हमें इसके अंदर पूरे प्रति हेक्टेयर के अंदर हमें प्राप्त होगा। तो 10 से 12 या फिर 10 से 15 केजी, 10 से 15 केजी प्रति पौधा हमें इसका उपज प्राप्त होता है। या फिर बात करें हेक्टेयर के अंदर तो 200 से 120 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमें इसका उत्पादन प्राप्त होता है। क्या होता है? इसका उत्पादन प्राप्त होता है। तो हमने अंगूर के बारे में बहुत ही डिटेल से चर्चा की। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए तथा इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो विदा लेते हैं आज के इस सेशन से। तो फिर मिलेंगे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।